क्या आपको हमेशा बॉडी पेन और जॉइंट पेन रहता है? उसके साथ साथ आप दिन भर बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं और आपके रात को स्लीपिंग पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। आप एक प्रॉपर अच्छी नींद नहीं ले पाते, रात को कई बार जगते हैं और अपने पेन के लिए कई बार आपको पेन किलर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। हो सकता है कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राशि शर्मा। आई एम अ सर्टिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपलोड करती हूँ फिजियोथेरेपी, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस आपकी कॉमन इंजरीज के लिए, कॉमन सिंड्रोम्स के लिए, जो आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के कर सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया में क्रॉनिक पेन और बॉडी फटीग की वजह से हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत हद तक अफेक्ट होती हैं। फाइब्रोमाइल्जिया एक क्रॉनिक डिसेबलिंग कंडीशन है जिसका मेन सिम्टम है मस्कुलोस्केलेटल पेन, जो यूजुअली होता है हमारी बॉडी के प्रॉक्सिमल जॉइंट्स में, जैसे कि नेक, शोल्डर और हिप। लेकिन कई इंस्टेंसेस में ये भी देखा गया है कि ये पेन हमारे हैंड्स और हमारे फिंगर्स तक पहुंच जाता है, इसलिए हमें फील होने लगता है कि हमारी पूरी बॉडी में पेन है। एलोडाइनिया, इसका मेडिकल टर्म में मतलब होता है कि पेन एक्सपीरियंस करना उस स्टिमुलस से जो यूजुअली पेनफुल नहीं होता। जैसे कि हम डेली लाइफ में कॉम करते हैं, कॉम करते हुए हमें पेन फील नहीं होता, लेकिन जो सीवियर फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट होते हैं उनको जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं डेली लाइफ की, उनमें भी पेन फील होता है। जैसे कि अगर हम जेंटल हग देंगे उन्हें, वो भी उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। बॉडी पेन के बाद हमेशा टायर्ड फील करना सबसे पहला फैक्टर है। उसके बाद पुअर स्लीप, रात को अपने स्लीपिंग पैटर्न्स में डिस्टर्बेंस देखना, प्रॉपर एक नींद ना ले पाना, बहुत बार रात को जागना, उसके बाद नींद ना आना बहुत देर तक, और रात को नींद पूरी ना होने की वजह से दिन में एग्जॉस्टेड रहना, मॉर्निंग में बॉडी स्टिफ होना। इसके अलावा डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, पुअर शॉर्ट टर्म मेमोरी और मोर देन 50% फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट में डिप्रेशन भी देखा जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया ज़्यादा कॉमन है विमेन में। आपको कोई भी एग्जिस्टिंग स्लीपिंग प्रॉब्लम है, या फिर आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस हो चुके हैं, आपको एग्जिस्टिंग कोई भी क्रॉनिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई भी ऐसा स्ट्रेस कोप अप करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप डिप्रेशन में हैं, सारी ही कंडीशंस रिलेट करती हैं फाइब्रोमाइल्जिया सिम्टम्स के साथ, जो यूजुअली इस कंडीशन को एग्जैजरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अमेरिकन ऑस्टियोपैथिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जिन पेशेंट्स को फाइब्रोमाइल्जिया होता है उनकी बॉडी में 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज लेवल पर होता है सब्सटेंस पी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में पेन सेंसेशन के लिए। इनफैक्ट ये स्टडी ये भी शो करती है कि जिन लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत ही डिक्रीज लेवल पे होते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन के लेवल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन सेंसेशन को ब्लॉक करने के लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस कंडीशन में ये है कि अगर आप अपने आप को चेक भी करवाते हैं, अपनी मसल टेस्टिंग या नर्व टेस्टिंग भी करवाते हैं, तो रिजल्ट्स जो यूजुअली आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल ही आते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया को डिटेक्ट करने के लिए यूजुअली डॉक्टर प्रेशर पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। 1990 में एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाया गया था जिसमें एग्जामिनर प्रेशर डालता है 18 टेंडर पॉइंट्स पे, और अगर उन 18 टेंडर पॉइंट्स में से 11 पॉइंट्स में पेन होता है तो फाइब्रोमाइल्जिया कंफर्म हो जाता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी ने एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया प्रपोज किया है फाइब्रोमाइल्जिया को कंफर्म करने के लिए, जिसमें नंबर 1 पे आता है अगर आपका पेन स्केल 7 या फिर 7 से ज़्यादा है आपके बोथ अपर लिम्स में, बोथ लोअर लिम्स में और साथ साथ आपकी स्पाइन में,
नंबर 2, अगर आपके पेन सिम्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने हो चुके हैं। नंबर 3, अगर आपके पेन को और भी कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन नहीं है और आपके पेन को और कोई कंडीशन जस्टिफाई नहीं करती है फाइब्रोमाइल्जिया के अलावा। फाइब्रोमाइल्जिया को कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ भी मिसइंटरप्रेट किया जाता है, क्योंकि दोनों के ही सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दोनों में ही जॉइंट पेन, प्रॉक्सिमल वीकनेस और मस्कुलर पेन होता है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में क्रिएटिनिन काइनेज के लेवल ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, जो कि फाइब्रोमाइल्जिया में नहीं होते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया को कई बार हम कंफ्यूज कर देते हैं पॉलीमाइल्जिया रिमेटिका से भी। हम दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमें कौन सा डिसऑर्डर है, क्योंकि दोनों में ही प्रॉक्सिमल मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। पॉलीमाइल्जिया रिमेटिका में स्टिफनेस ज़्यादा होती है, जबकि फाइब्रोमाइल्जिया में पेन ज़्यादा होता है। फाइब्रोमाइल्जिया को कई बार कंफ्यूज कर देते हैं हम रिमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ भी, क्योंकि दोनों में ही पेन होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस में हम लोगों को स्वेलिंग भी होती है पेन के साथ साथ, जो कि फाइब्रोमाइल्जिया में नहीं होता है। ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रोमाइल्जिया लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। इसका मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल बेस्ड भी है और नॉन फार्माकोलॉजिकल बेस्ड भी है। इसीलिए सबसे पहले एक अच्छे से र्यूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। फिजियोथेरेपी में आप एरोबिक एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस दोनों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सरसाइजेस आपके स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रूव करेगी, और जब आपके स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव होंगे तो आपकी बॉडी का फटीग जो है धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा। एरोबिक एक्सरसाइज में आप सबसे पहले वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए। वॉकिंग सबसे लाइट एक्सरसाइज है हमारी बॉडी की। जितना आपसे हो पाए उतनी वॉक कीजिए। अपनी बॉडी को ओवर टायर्ड मत कीजिए। बहुत ही मिनिमल से स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आप एंकल वेट और डंबल से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम वेट के साथ। अपनी बॉडी पे कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है, एक्स्ट्रा टायर्ड अपने आप को नहीं करना है। बहुत ही मिनिमल से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे जब आपका मसल्स की मोबिलिटी इम्प्रूव होगी तो उनका पेन ग्रेजुअली रिड्यूस होता चला जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो अपने बॉडी पेन को किसी भी कंडीशन के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।